नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CSIR नेट मैथमेटिक्स दिसंबर 2014 लीनियर अलजेब्रा पार्ट सी लेक्चर नंबर फर्स्ट। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है भाई, वो दिसंबर 2014 के अंदर है। जो हमारा CSIR नेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो लीनियर अलजेब्रा के पार्ट सी में क्वेश्चन आए थे, वो कुछ क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे भाई। कुछ क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है भाई? CSIR नेट गेट NBHM TEFR, इन सब में मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर भाई। ये है भाई आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें ए मेरे पास क्या दिया गया भाई? कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर की रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है भाई। जहां मेरे पास अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इंटू ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज वो IN के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर मेरे पास होता है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। और अब मेरे से ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? इनर प्रोडक्ट ऑफ AX कोमा AY, क्या मेरे पास है इनर प्रोडक्ट ऑफ X कोमा Y आ जाएगा फॉर ऑल X कोमा Y बिलोंगिंग टू Rn के लिए। all eigenvalues of A are either +1 और -1 आएंगी। The rows of A form an orthonormal basis of Rn आएगा, या A is a diagonalizable over R आ जाएगा। तो चलिए भाई फटाफट से चेक कर लेते हैं। A मेरे पास कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर मेरे पास एक मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बना लेता हूं भाई, और उससे फिर काम करते हैं भाई। देखना भाई, मेरे पास A मैट्रिक्स को अगर मैं ये मैट्रिक्स लेकर आऊं 0 1 -1 0, ये मेरे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आप चेक कर सकते हो, क्योंकि यहां से अगर मैं A ट्रांसपोज करूंगा तो वो मेरे पास क्या बनेगी? 0 -1 1 0। और जब मैं A इंटू ए ट्रांसपोज करूंगा तो वो मेरे पास आइडेंटिटी आएगी। चाहे आप A ट्रांसपोज इंटू ए कर लीजिए, वो भी आइडेंटिटी के बराबर आएगा। आप लोग करके देख सकते हो भाई। ठीक है। अब यहां से देखना भाई, अगर मैं इस A की CX बनाऊं तो CX मेरे पास क्या बनेगी भाई? x² + 1। मतलब अगर मैं आइगन वैल्यूज की बात करूं तो वो मेरे पास यहां से प्लस माइनस आयोटा इसकी आइगन वैल्यूज आएंगे। ठीक है। ए मैट्रिक्स की प्लस माइनस आयोटा आइगन वैल्यू आ गया। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर आइदर +1 और -1। गलत बात नहीं होगी भाई, क्योंकि मेरे पास तो प्लस माइनस आयोटा भी आ गया, तो यहां से सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन पर बात कर लीजिए भाई, ए इज डायगोनलाइजेबल ओवर आर। लेकिन यहां तो मेरे पास जो आइगन वैल्यूज आई है वो प्लस माइनस आयोटा आ गई। अगर मैं डायगोनलाइजेबिलिटी की बात करूं ऑन आर पर तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है भाई? कि पहले तो जो मैट्रिक्स है वो सी पर डायगोनलाइजेबल हो, और उसके बाद उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज आर के अंदर लाई करनी चाहिए, तब मेरे पास वो डायगोनलाइजेबल ओवर आर होगी। लेकिन यहाँ तो मेरे पास है जो आइगन वैल्यूज हैं इस मैट्रिक्स की, वो मेरे पास है आर से बाहर की आ रही है, मतलब नॉन रियल आ रही है। इसका मतलब ये डायगोनलाइजेबल ओवर आर है नहीं है। नहीं है तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी इसका इनकरेक्ट हो गया भाई। दैट्स क्लियर, क्योंकि मेरे पास है एक ऐसा एग्जांपल मिल गया जो कि मेरे पास डायगोनलाइजेबल ओवर आर नहीं है। अब फर्स्ट और थर्ड पर बात रहेगी भाई। अच्छा, मेरे पास से ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ध्यान रखना भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो मेरे पास से जो उसकी रोज है वो फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ Rn। यस, कोई भी अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल सेट है, अगर मैं ऑर्थोगोनल सेट की बात करूं तो सबसे पहले मेरे पास वो क्या होता है भाई? ऑर्थोगोनल सेट मेरे पास हर वी आई
कोमा वीजे का जो इनर प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता आई नॉट इक्वल टू जे पर, ये होता ऑर्थोगोनल। दूसरी बात है, मेरे पास वी आई कोमा वी आई का अगर मैं इनर प्रोडक्ट करूं तो वो मेरे पास 1 के बराबर होना चाहिए, ये होता ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोगोनल के साथ साथ है मेरे पास है, अगर मैं सेम में जो दो वेक्टर हैं उनका अगर इनर प्रोडक्ट कर देता हूं तो वो मेरे पास अगर 1 के बराबर आ जाए तो मेरे पास वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाता है। और यहां मेरे पास ऐसा ही होता है भाई, ए अगर मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी जो मेरे पास रोज है वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस को फॉर्म करती हैं, क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स की रोज और उसके ट्रांसपोज का जो मेरे पास कॉलम है, ट्रांसपोज करूंगा यहां पर है, ट्रांसपोज करते ही मेरे पास जो रो थी वो कॉलम के अंदर चेंज हो गई। मतलब सीधी सीधी बात ये होगी भाई, जो मेरे पास से उसकी रोज और वो किसके बराबर आ रही है भाई, आई एन के बराबर आ रही है। मतलब मेरे पास यहां से उनका जो नोम अगर मैं निकालूंगा, मैट्रिक्स की जो रोज है, हर रो का जो नोम है वो मेरे पास 1 के बराबर आ रहा है। दैट्स क्लियर। और अगर किसी दूसरी रो के साथ उनकी मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो वो मेरे पास 0 के बराबर आती है। ये मेरे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी होती है भाई एंट्रीज की फॉर्म में, कि मेरे पास हर रो की अगर मैं हर रो के मल्टीप्लीकेशन उसी के साथ अगर करता हूं तो वो मेरे पास 1 के बराबर आता है। और अगर मैं किसी दूसरी रो से करता हूं तो मेरे पास उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का जो सम है वो 0 के बराबर आता है। अच्छा, जो दो रोज हैं मीन्स अगर कोई भी रो है उसका मल्टीप्लीकेशन और सम करूंगा भाई, मतलब मैं क्या करूंगा, एक की रो लूंगा और दूसरा अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कॉलम में चेंज हो जाएगा और फिर उनका जो मेरे पास आएगा वो 1 के बराबर आती है। तो यहां से मेरे पास ये क्या बन जाएगा भाई, ऑर्थोनॉर्मल है, बेसिस बनेगी आर एन की। तो थर्ड ऑप्शन भी मेरा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी अप्रोच अगर आप लोग लगाना चाहो तो भाई लगा सकते हो आसानी से। क्या अप्रोच है भाई, देखना भाई मेरे पास ऑर्थोनॉर्गोनल मैट्रिक्स है तो उसकी जो रैंक है, रैंक ऑफ ए, वो मेरे पास एन के बराबर होगा। दूसरी बात, मेरे पास यहाँ जो कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसकी जो एंट्रीज हैं वो मेरे पास कहाँ से आती हैं भाई, वो मेरे पास ऑलवेज यूनिट मॉडुलस से आती हैं, यूनिट मॉडुलस से। ठीक है। अब यहां मेरे पास रियल एंट्रीज आई हैं, रियल मैट्रिक्स है तो मेरे पास जो एंट्रीज आएंगी वो प्लस माइनस 1 होंगी, क्योंकि ये दो ही ऐसे नंबर हैं जिनका जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर है। अब अगर मैं बात करूं यहां से रैंक एन है, मतलब वो बेसिस मेरे पास आर एन की बेसिस बन रही है और उसकी जो एंट्रीज है वो या तो 1 है या -1 है। अब उसका खुद के साथ अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा +1 या -1 का तो वो मेरे पास ऑलवेज 1 के बराबर आता है, मतलब मेरे पास वो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लेकर आता है। यहां से भी हम इस अप्रोच से भी इसके अंदर जा सकते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे फर्स्ट ऑप्शन की भाई। तो यहां देखना भाई, अगर मैं जर्नली अच्छा ए इंटू अगर मैं एक्स कर रहा हूं तो वो मेरे पास बी के बराबर बनता है और बी मेरे पास कोई भी एक कॉलम वेक्टर होता है। क्लियर है, ये तो सबको पता होगा भाई। ए कोई भी मैट्रिक्स है, एक्स कोई भी मेरे पास कॉलम वेक्टर है, अगर उनकी प्रोडक्ट करूं तो मेरे पास एक कॉलम वेक्टर आता भाई। ठीक है। अब ध्यान से देखना भाई, यहां मेरे पास क्या किया गया है, ए इंटू एक्स किया गया है और ए इंटू वाई किया गया है, ये किया गया भाई यहां पर, और उसका इनर प्रोडक्ट लिया गया है। यहाँ एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट है और एक्स और वाई मेरे पास अपने आप में क्या है भाई, कॉलम वेक्टर हैं। और कॉलम वेक्टर का इनर प्रोडक्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो मेरे पास मीन्स जो स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट होता है वो मेरे पास क्या होता है भाई, पहले का ट्रांसपोज और दूसरा एज इट इज, ये मेरे पास उसका इनर प्रोडक्ट होता है। तो यहां अगर मैं ए एक्स कोमा ए वाई, ये दोनों एक कॉलम वेक्टर हैं और अगर मैं इनका इनर प्रोडक्ट करूंगा तो पहले का तो मेरे पास ट्रांसपोज होगा और दूसरा एज इट इज आएगा, मतलब ए एक्स का तो ट्रांसपोज आएगा मेरे पास से
और a इंटू वाई एज इट इज आएगा। अब ट्रांसपोज को अगर मैं ओपन करूं तो रेसिप्रोकल लॉ से ओपन होगा, यहां से एक्स ट्रांसपोज आ जाएगा, यहां से ए ट्रांसपोज आ जाएगा, इनटू में ए और इनटू में वाई। ए ट्रांसपोज इनटू ए मेरे पास किसके बराबर होता है? आइडेंटिटी के बराबर। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? एक्स ट्रांसपोज इनटू वाई आ गया। और एक्स ट्रांसपोज एक्स और वाई मेरे पास क्या थे? कॉलम वेक्टर थे। इसको मैं अब क्या राइट कर सकता हूं? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई राइट कर सकता हूं। मेरे पास यहां से इनर प्रोडक्ट ऑफ ए एक्स कोमा ए वाई किसके बराबर आ गया? इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई के बराबर आ गया। मतलब मेरे पास जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया भाई। और फॉर ऑल एक्स कोमा वाई के, क्योंकि एक्स और वाई पर तो ये वैल्यू डिपेंड ही नहीं की है, तो फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू आर एन के लिए ऐसा हुआ है। तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया भाई। तो यहां से इसका जो आंसर आया भाई, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट आए भाई। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई, और सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ मेरे पास कोई भी ए है, 5x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। बी मेरे पास ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग वन एलिमेंट ऑफ ए। एक या कोई भी एक एलिमेंट चेंज कर दिया भाई, उसके बाद मेरे पास बी ऑब्टेन हो रही है, बी बन रही है भाई। आर मेरे पास आर एंड एस रैंक को डिनोट कर रहे हैं भाई ए के और बी के रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बताना भाई। एस लेस देन इक्वल टू आर प्लस वन, आर माइनस वन लेस देन इक्वल टू एस, एस इक्वल टू आर माइनस वन और एस नॉट इक्वल टू आर। मतलब मेरे पास जो उनका रैंक होगा ना एक दूसरे का, उनकी क्या रिलेशन होगी उसके बारे में हमें बताना भाई। देखना भाई, ये छोटा सा रिजल्ट है, उसी रिजल्ट पर बेस्ड है भाई कि अगर मेरे पास है कोई भी रिजल्ट, क्या है मेरे पास है, अगर कोई मैट्रिक्स है और वो किसी मैट्रिक्स के जस्ट के वैल्यूज के, अगर मैं रिजल्ट को राइट करूं एग्जैक्टली आप लोगों को, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, सॉरी यहां बी आएगा, बी बी टू मैट्रिसेस, क्योंकि ये आगे लेट आ गया ना, इसलिए भाई ये दो मैट्रिसेस हैं भाई। और बी मेरे पास से ऑब्टेन हो रही है, बी बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग के एलिमेंट ऑफ ए, देन रैंक ऑफ बी, सॉरी देन रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी का जो मोड है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के आता है भाई। ये मेरे पास इसका एक छोटा सा रिजल्ट होता है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या मेरे पास के की जगह क्या है भाई? वन एलिमेंट चेंज हो रहा है, मतलब के एलिमेंट चेंज किए तो मोड ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी लेस देन इक्वल टू के आया। यहाँ एक एलिमेंट चेंज हो रहा है तो के की जगह वन है, तो रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी का जो मोड है वो लेस देन इक्वल टू वन आएगा। और रैंक ऑफ ए मेरे पास आर से डिनोट हो रहा है और रैंक ऑफ बी एस से डिनोट हो रहा है, तो एस माइनस आर का जो मोड है वो मेरे पास लेस देन इक्वल टू वन आएगा। अगर मैं यहां बात करूं भाई, यहां से अगर इस मोड को हम हटाएं तो मोड को अगर मैं एक बार हटाऊंगा तो एस माइनस आर लेस देन इक्वल टू मेरे पास वन आ जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अब तीनों साइड अगर मैं आर को ऐड कर दूं तो आर माइनस वन लेस देन इक्वल टू एस लेस देन इक्वल टू आर प्लस वन आ जाएगा। ये मेरे पास एस और आर के बीच में रिलेशन होगा। मतलब आर मेरे पास है आर माइनस वन से आर प्लस वन तक लाई कर सकता है भाई, और वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है आर माइनस वन हो जाए, वो हो सकता है आर के बराबर हो जाए, या हो सकता है वो आर प्लस वन के बराबर हो जाए। लेकिन मैं एग्जैक्टली मैट्रिक्स को गिवन अगर हो तभी मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं, और जो पर्टिकुलर एंट्री है उसको चेंज करने की बात हो तभी मैं बता सकता हूं वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगा। अभी तो मेरे पास यहां से एस की तीन पॉसिबिलिटी आ गई भाई, हो सकता है वो आर के बराबर हो सकता है वो आर माइनस वन के बराबर हो सकता है वो आर प्लस वन के बराबर हो। तो ना तो मैं एग्जैक्टली किसी के बराबर बोल सकता, ना किसी के नॉट इक्वल बोल सकता।
तो यहाँ से मेरे पास ये तीन पॉसिबिलिटी आई है, तो इससे मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा और जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन थर्ड में s इक्वल टू r माइनस वन बोल दिया, एग्जैक्टली बोल दिया, जो कि मेरे पास गलत है। एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते जब तक मेरे पास गिवन मैट्रिसेस ना हो। सेम बात है, एस नॉट इक्वल टू आर भी नहीं बोल सकते भाई, जिससे कि मेरे पास ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आ जाएगा भाई। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए भाई फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मेरे पास ए मैट्रिक्स दी गई है भाई और इसके बारे में बात कर रहा है कि मेरे पास ये इन्वर्टिबल होगी और इसके इनवर्स के पास इंटीजर एंट्रीज होंगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए एक ओड नंबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिविजिबल बाय 13 होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए हैज एटलीस्ट 2 प्राइम डिवाइजर्स, उसके पास 2 प्राइम डिवाइजर होंगे। डिटरमिनेंट ऑफ, कुल मिलाकर यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए के बारे में बात कर रहा है भाई। तो जस्ट 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। डिटरमिनेंट 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो पहले इसका रिड्यूस करना पड़ेगा भाई। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मींस इनिशियल डिटरमिनेंट के अंदर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा भाई। उसके लिए या तो हम किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं भाई। तो मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं भाई। वहां से अगर एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है 5, उसके बाद डिटरमिनेंट आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़कर 8210 ये, उसके बाद मेरे पास -9 आएगा और डिटरमिनेंट ये मींस माइनर के अंदर कौन सी टर्म्स आ जाएंगी, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़कर 1290 ये वैल्यू आएगी भाई। और उसके बाद +8 आएगा और मेरे पास डिटरमिनेंट माइनर के अंदर 1898 ये वैल्यू आ जाएगी भाई। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू इनिशियल डिटरमिनेंट आ गया। अब तो फटाफट से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना रह गया भाई। वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 8 इंटू 0 0, -2 इंटू 1 2 और माइनस में 9 इंटू, यहां से मेरे पास 1 इंटू 0 0, माइनस में 9 इंटू 2 मेरे पास क्या आ जाएगा -18 और प्लस में यहां से मेरे पास क्या आएगा भाई 8 इंटू 1 इंटू 1 1, माइनस में 9 इंटू 8 मेरे पास क्या आ जाएगा 8 निम 72 और 72 में से एक गए -71 आ जाएगा। ये आ गया भाई। यहां से मेरे पास -10 आएगा, यहां से मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 है 72, 9 एकम 9 और 7 16 162 आएगा और यहाँ से माइनस का 8 एकम 8 और 8 सत्तू 56 मेरे पास 568 आ जाएगा। अब मेरे पास 10 माइनस का ये है, माइनस का 568 ये है, तो इसको अगर सोल्व आउट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई माइनस का 416 आ जाएगा भाई। आप सोल्व आउट कर लेना भाई, ठीक है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है तो मेरे पास इन्वर्टिबल तो है, लेकिन मेरे पास यहाँ इंटीजर एंट्रीज हैं और मेरे पास एक रिजल्ट होता है। अगर मेरे पास ए इंटीजर एंट्रीज के साथ है और अगर मैं उसके इनवर्स के अंदर भी इंटीजर एंट्रीज लेकर आना चाहता हूं तो मेरे पास जो उसका डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए +-1 के बराबर होना चाहिए। अदरवाइज मेरे पास कभी भी उसके इनवर्स के अंदर सारी की सारी एंट्रीज इंटीजर एंट्रीज नहीं आती, क्योंकि मेरे पास अगर मैं ए इनवर्स में काम करता हूं तो वहां से मेरे पास 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है भाई, ठीक है। ये वैल्यू होती है। यहां से जब जब मेरे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो +-1 होगा तभी मेरे पास ए इनवर्स इंटीजर एंट्रीज के अंदर आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता भाई। तो यहाँ मेरे पास और ये जो डिटरमिनेंट है वो -416 है, मतलब ए 1 के बराबर नहीं है। नहीं है तो मेरे पास ए इनवर्स के अंदर मेरे पास इंटीजर एंट्रीज नहीं होंगी भाई सारी की सारी। तो मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत हो गया भाई। सेकंड ऑप्शन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ऑड, लेकिन ये तो मेरे पास इवन है तो ये भी गलत हो गया भाई, ठीक है। थर्ड ऑप्शन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज डिविजिबल बाय 13, तो यहां से 416 को चेक कर लेते हैं भाई, क्या 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 इंटू 3 39,
2 आएगा, यहाँ 6 आएगा, तो 13 इंटू 26 सॉरी 13 इंटू 2 26, ये मेरे पास 13 से रिमाइंडर आ गया 0, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है कि कम से कम 2 इसके प्राइम डिवाइजर होंगे। यस, एक तो ये मेरे पास इवन है तो 2 तो पक्का होगा, और एक मेरे पास 13 होगा, तो मेरे पास 2 प्राइम डिवाइजर आ गए इसके, तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया भाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आए भाई। कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट आए भाई? थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने। एफ मेरे पास कोई भी नॉन जीरो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है ऑन आर क्यूब। ध्यान रखना भाई, नॉन जीरो सिमेट्रिक बाइलिनियर है। Suppose that there exists linear transformation Ti from R cube to R, I equal to 1, 2, such that for all alpha, beta belonging to R cube, f of alpha, beta equal to T1 alpha into T2 beta. Then rank of f, dimension of beta belonging to R cube f such that f of alpha, beta equal to 0 for all alpha belonging to R cube equal to 2. F is positive semi-definite or negative semi-definite. Alpha such that f of alpha, alpha equal to 0 is a linear subspace of dimension 2. मेरे पास यहाँ क्या दिया गया भाई? f कोई भी नॉन जीरो सिमेट्रिक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, और f का जो डिफाइनिंग फार्मूला है वो मेरे पास क्या है भाई? एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा, वो मेरे पास डिफाइन किया गया है भाई T1 अल्फा T2 बीटा, इससे डिफाइन किया गया भाई। और जो Ti है वो कहां से कहां है? आर क्यूब से आर पर है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भाई, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर क्यूब से आर पर भाई। ठीक है, दूसरी बात है मेरे पास यहाँ जो एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा वो T1 अल्फा इंटू T2 बीटा से डिफाइन किया गया है। अब मेरे पास ये नॉन जीरो सिमेट्रिक बाइलिनियर है, तो अगर यहाँ मेरे पास है या तो T1 अल्फा या फिर मेरे पास T2 बीटा, वो अगर मेरे पास किसके बराबर हो गया भाई? दोनों में से कोई भी एक जीरो के बराबर हो गया, दोनों में से कोई भी एक अगर जीरो के बराबर हो गया, तो यहां से एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा मेरे पास जीरो नहीं हो जाएगा भाई। लेकिन एफ मेरे पास नॉन जीरो है, तो यहां से मेरे पास T1 अल्फा और T2 बीटा दोनों को क्या होना पड़ेगा भाई? नॉन जीरो होना पड़ेगा दोनों को, तभी उनकी जो प्रोडक्ट है वो नॉन जीरो रह सकती है भाई। और मेरे पास यहां से T1 है, कहां से कहां पर है? आर क्यूब से आर पर, मतलब मेरे पास 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का एक लीनियर मैट्रिक्स बनेगी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनाइट डायमेंशन की, तो मेरे पास क्या बनती है? वो ऑलवेज एक मैट्रिक्स बनती है, और वो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की बनेगी, और इसका जो रैंक है वो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है, और नॉन अगर मेरे पास ये नॉन जीरो हुई तो, और मैं अभी भी बोल कर आया हूं ये दोनों की दोनों नॉन जीरो हैं, तो मेरे पास यहाँ से T1 अल्फा भी का जो रैंक है वो भी 1 के बराबर है, T2 बीटा का भी रैंक मेरे पास 1 के बराबर है। अब मेरे पास इन दोनों का जो रैंक है वो 1 1 के बराबर आया है, तो मतलब मेरे पास जो F का रैंक आएगा वो भी फिर 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया भाई। दूसरे ऑप्शन पर आइए। दूसरे ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है भाई कि मेरे पास बीटा बिलोंगिंग टू आर क्यूब सच दैट एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा मेरे पास 0 के बराबर आएगा फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू आर क्यूब। इसकी जो डायमेंशन होगी वो 2 के बराबर आएगी। चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा, T1 अल्फा और T2 बीटा की जो डायमेंशन आई है वो 1 1 के बराबर आई है भाई, इस बात का जरूर ध्यान रख लेना भाई। अब चेक करते हैं भाई, यहां अगर मैं इसको एक बार सोल्व आउट करूं तो एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा मेरे पास किसके बराबर है? 0 के बराबर है। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूं? एफ ऑफ अल्फा कोमा बीटा मेरे पास किसके बराबर है? T1 अल्फा और T2 बीटा के बराबर है भाई, वो मेरे पास 0 के बराबर है। अब T1 अल्फा और T2 अल्फा मेरे पास इसका Ti का जो कोडोमेन है या जो रेंज है वो मेरे पास एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। इसका मतलब मेरे पास क्या है? T1 अल्फा भी मेरे पास एक रियल नंबर है,
T2 अल्फा T2 बीटा भी मेरे पास एक रियल नंबर है, ये दोनों रियल नंबर है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, इस बात का तो इन दोनों में से कोई भी एक 0 होगा। दूसरी बात, मेरे पास यहाँ फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू आर क्यूब के लिए ये वाली जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही है। यहाँ मतलब है या तो मैं T1 अल्फा को नॉन जीरो ले लूं या 0 ले लूं, फिर भी मेरे पास ये जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब मैं दो रियल नंबर्स है भाई, दो रियल नंबर्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब उन दोनों में से कोई भी एक 0 होगा, या हो सकता है दोनों 0 हो जाए। लेकिन यहाँ तो मेरे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, T1 अल्फा चाहे 0 चाहे नॉन 0, फिर भी मेरे पास प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, T2 बीटा मेरे पास 0 के बराबर होगा भाई, फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू आर क्यूब के लिए। ये मेरे पास यहाँ से निकल कर आया है। सीधी सी बात ये हो गई भाई। और कोई भी वेक्टर अगर अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास 0 पर मैप होता है तो इसका मतलब मेरे पास यहां से क्या हो गया भाई, उसका नल स्पेस के बारे में बात कर रहा है भाई, कि मेरे को ये बताना है। अच्छा, यहाँ फॉर ऑल नहीं है भाई बीटा के लिए, वो बीटा बिलोंगिंग टू आर क्यूब बताने हैं। मतलब सीधी सी बात ये है भाई कि मेरे पास T2 की क्या बताने हैं भाई, नल स्पेस बताना है। और अभी अभी मैं बोलकर आया था भाई, T2 का नल स्पेस, T2 की डायमेंशन 1 थी और मेरे पास से अगर मैं सिल्वेस्टर लॉ का यूज करूं तो मेरे पास जो डायमेंशन ऑफ डोमेन है, डायमेंशन ऑफ डोमेन है वो मेरे पास किसके बराबर होती है भाई, वो इक्वल होती है रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी। और यहां से रैंक ऑफ टी 1 है, डायमेंशन ऑफ डोमेन 3 है, तो 3 - 1 सॉरी 3 - 1 इक्वल टू नलिटी ऑफ टी आ जाएगा। मतलब नलिटी ऑफ टी मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो गया। उसके अंदर जस्ट मेरे पास डायमेंशन ऑफ T2 बताना था और कुछ नहीं। थर्ड ऑप्शन पर आइए भाई। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है मेरे को कि एफ इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट और नेगेटिव सेमी डेफिनेट। एफ मेरे पास पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगा या नेगेटिव सेमी डेफिनेट होगा। अभी अभी हम बात करके आए हैं भाई कि मेरे पास T1 और T2 दोनों का जो रैंक है वो 1 के बराबर होगा। रैंक मेरे पास अगर T1 और T2 का 1 के बराबर है और एफ मेरे पास से R3 की कोई भी सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है, तो मेरे पास वहां से एफ का जो रैंक है वो भी तो मेरे पास, रैंक ऑफ एफ है वो भी तो मेरे पास 1 के बराबर आ गया। और वो 1 के बराबर आ गया तो मेरे, और जो नलिटी आई वो मेरे पास किसके बराबर आ गई भाई, वो 2 के बराबर होगी, क्योंकि मेरे पास नॉन जीरो सिमेट्रिक बाइलिनियर फॉर्म है भाई। मतलब 3 - 2, सॉरी 3 - 1 है, वहां से 2 नलिटी आ गई ऐप की। और ऐप की अगर 2 नलिटी है, और जितने मेरे पास नलिटी होती है किसी भी मैट्रिक्स की कम से, या किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कम से कम है, उतनी तो मेरे पास 0 आइगन वैल्यू जरूर होती है भाई। और नलिटी मेरे पास 2 है तो कम से कम 2 तो मेरे पास इसकी क्या होंगी भाई, कम से कम 2 आइगन वैल्यू 0 जरूर होंगी और एक नॉन जीरो होगी, क्योंकि मेरे पास रैंक 1 है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया भाई, या तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होगी या नेगेटिव सेमी डेफिनेट होगी। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी इसका करेक्ट हो गया भाई। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एफ ऑफ अल्फा कोमा अल्फा मेरे पास 0 के बराबर आ जाए, वो अल्फा सच दैट एफ ऑफ अल्फा कोमा अल्फा 0 के बराबर आ जाए इज ए लीनियर सबस्पेस ऑफ डायमेंशन 2। इस सबस्पेस की डायमेंशन बतानी है भाई। अगर मैं अल्फा की बात करूं, यहां से एफ ऑफ अल्फा कोमा अल्फा इक्वल टू 0, मतलब है T1 अल्फा इंटू T1 सॉरी T2 अल्फा वो इक्वल टू 0। और T1 और T2 के बारे में तो अभी हम बता कर आए हैं भाई, उन दोनों की जो डायमेंशन है वो मेरे पास किसके बराबर होगी भाई, 2 के बराबर होगी। तो यहां से मेरे पास है जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी तो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ अल्फा को अल्फा की जो डायमेंशन है वो मीन्स उसके जो नल स्पेस की, सॉरी उसके जो नल स्पेस की डायमेंशन है वो 2 के बराबर आई थी, क्योंकि उसकी जो नलिटी थी वो 2 थी, और नलिटी 2 है तो वही तो मेरे पास डायमेंशन ऑफ नल स्पेस होती है। तो यहाँ से मेरे पास फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है भाई वो चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है भाई। इसके अंदर क्या है भाई, चारों के चारों इसके ऑप्शन है करेक्ट है भाई। फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आप सबके सामने। ए मेरे पास कोई भी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, बी कोई भी 3x1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है विद इंटीजर एंट्रीज। इंटीजर एंट्रीज का ध्यान रखना भाई। सपोज दैट द सिस्टम है ax इक्वल टू बी एज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। मतलब इसका मतलब क्या हो गया भाई कि ax इक्वल टू बी एज ए कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि ax इक्वल टू बी जो ये मेरे पास सिस्टम है, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस से सॉरी नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो है वो मेरे पास क्या हो गया भाई, वो मेरे पास कंसिस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि वो मेरे पास कंसिस्टेंट है। जस्ट इतना मतलब हुआ भाई। मतलब मेरे पास यहां से रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो क्या है भाई, सेम है, तभी तो मेरे पास सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये पहले ऑप्शन के अंदर कह रहा है कि ए एक्स इक्वल टू बी एज एन इंटीजर सॉल्यूशन। भाई इसके लिए तो मैं एक काउंटर एग्जांपल आप लोगों को दे दूंगा। यहां से मेरे पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 और ये मेरे पास यहां से आएगा एक्स वाई जेड डब्ल्यू और इनके दोनों की जो प्रोडक्ट आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी 1 1 1। अगर ये लेकर आऊं मैं तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हो भाई मेरे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 1 के बराबर आएगा, ठीक है। और यहां से मेरे पास y इक्वल टू 1 z इक्वल टू 1 और यहां से तो आ जाएगा, एक सेकंड भाई यहां से तो इंटीजर आ रहा है। एक काम कर लेता हूं यहां 2 कर देता हूं भाई, 2 2 2 कर देता हूं। अब बताइए भाई मेरे पास यहां से 2x इक्वल टू 1 आएगा, मतलब x की वैल्यू 1/2 होगी जो कि मेरे पास एक इंटीजर एंट्री नहीं है। मतलब है मेरे पास इस का जो सॉल्यूशन आएगा वो x की जगह 1/2 है, y की जगह भी 1/2 आएगा और z की जगह भी 1/2 आएगा और मेरे पास w जो होगा वो फ्री हो जाएगा। w को मैं कुछ भी ले सकता हूँ। मतलब मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा भाई, जो कि मेरे पास इंटीजर है, सॉल्यूशन तो नहीं है। मतलब मेरे पास पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। दूसरे ऑप्शन पर आते हैं भाई। दूसरे ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है कि वो मेरे पास एक रेशनल सॉल्यूशन होगा। हाँ जी रेशनल पक्का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम सोल्यू देखिए अगर मेरे पास ए कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, ए अगर है मेरे पास कोई भी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई और ये इनवर्टिबल है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए मेरे पास नॉन जीरो है और ए एक्स इक्वल टू अगर मैं बी करता हूं और अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूं मतलब सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट करना चाहता हूं तो वो मेरे पास ए इनवर्स इंटू बी इसके बराबर आता है भाई। क्लियर है सबको, एक्स मतलब मेरा जो सॉल्यूशन है वो इसके बराबर आता है। अब ए इनवर्स के अंदर मेरे पास क्या होता है भाई, जो नंबर्स हैं उसमें मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है ए इनवर्स। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर है मेरे पास जो भी नंबर्स हैं जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनका या तो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है या मल्टीप्लिकेशन होती है। डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए और अगर मैंने कर दिया तो उसके अंदर भी मेरे पास डिवाइड ए आ गया। तो अब देखना भाई मेरे पास या तो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन है या फिर मेरे पास वो डिवाइड कर रखा है। जस्ट इतनी सी बात है। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर मैं करूं तो उसके अंदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, इतना ही होता ना। अब मेरे पास क्या है, इंटीजर एंट्रीज हैं और अगर मैं दो इंटीजर एंट्रीज की एडिशन करूं वो भी एक इंटीजर एंट्री आता है। अच्छा सब्ट्रैक्शन करूं वो भी एक इंटीजर एंट्रीज आता है और अगर मल्टीप्लिकेशन करूं वो भी एक इंटीजर एंट्रीज आता है। सेम बात है, मतलब यहां से एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या आ गया, एक इंटीजर एंट्रीज के साथ आ गया भाई। और जो सेम बात है डिटरमिनेंट ऑफ ए भी मेरे पास क्या आता है ऑलवेज एक इंटीजर एंट्रीज आता है। और दो इंटीजर अगर मेरे पास आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर मेरे पास नॉन जीरो है
तो मेरे पास ऑलवेज वो एक रेशनल नंबर बनता है। तो यहाँ से x मेरे पास क्या आता है कि रेशनल सॉल्यूशन आता है। सेम वे से जैसे यहाँ n क्रॉस n ऑर्डर पर काम किया है, सेम वे से मैं m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स पर काम कर सकता हूं भाई। और वहां से मेरे पास से अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालने जाऊंगा तो वो जस्ट मेरे पास एक क्या बनेगा भाई, रेशनल सॉल्यूशन बनेगा। क्योंकि सॉल्यूशन निकालने में हमें या तो एडिशन करना होता है, या सब्ट्रैक्शन, या मल्टीप्लीकेशन, या फिर डिवाइड करना होता है। और मेरे पास मैं जानता हूं अगर दो इंटीजर्स को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो वो मेरे पास एक रेशनल नंबर बनता है भाई। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन उसकी इंटीजर ही रहेगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी उसका इंटीजर ही रहेगा। मतलब सीधी सी बात ये हो गया भाई कि ax इक्वल टू बी मेरे पास रेशनल सॉल्यूशन बनेगा भाई ऑलवेज। सॉल्यूशन की यहां गारंटी दे रहा है कि उसके पास सॉल्यूशन होगा, मींस सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अब यहां सॉल्यूशन के बारे में बता दिया कैसा सॉल्यूशन होगा, तो वो रेशनल सॉल्यूशन होगा। तो सेकंड ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो गया भाई। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन ऑप्शन पर आइए भाई। सेकंड ऑप्शन करेक्ट। थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या कह रहा है, द सेट ऑफ रियल सॉल्यूशंस टू ax इक्वल टू जीरो हैज ए बेसिस कंसिस्टिंग ऑफ ए रेशनल सॉल्यूशन। अच्छा भाई, यहां से मेरे पास ए क्या है भाई, 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है भाई। अगर मैं रैंक ऑफ ए की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा मेरे पास 3 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 3 आएगा भाई। अब दूसरी बात, मेरे पास क्या हो गया भाई, अगर रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3 आ गया तो नलिटी ऑफ ए मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि मेरे पास रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए कॉलम ऑफ ए के बराबर होता है भाई। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास यहाँ से जो नल स्पेस की डायमेंशन है वो कम से कम एक है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास ax इक्वल टू जीरो, ax इक्वल टू जीरो का क्या मतलब है कि मेरे पास जो मैट्रिक्स है उसका जो नल स्पेस है उसका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर है एक रेशनल सॉल्यूशन जा रहा है। मतलब मेरे पास एक नॉन जीरो बेसिस वो क्रिएट कर रहा है। यस जी, यही कर रहा है मेरे पास, क्योंकि नलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आया है, मतलब इसकी जो डायमेंशन है वो एक या एक से ज्यादा है। तो मेरे पास वो एक रेशनल सॉल्यूशन को कंसिस्ट करेगा भाई उसकी बेसिस। तो मेरे पास थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया भाई। फोर्थ ऑप्शन पर अगर मैं बात करूं तो यहां से देखना भाई, मेरे पास जो बी है वो नॉन जीरो दे दिया, तो ए मेरे पास पक्का पॉजिटिव रैंक का होगा, ये बोल रहा है भाई। अब मेरे पास अगर ये सिस्टम कंसिस्टेंट है तो रैंक ऑफ ए मेरे पास इक्वल होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। अब बी का जो रैंक है वो मेरे पास नॉन जीरो है, मतलब ये वाला जो रैंक है, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, वो मेरे पास पॉजिटिव है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना, क्योंकि रैंक ऑफ ए भी मेरे पास पॉजिटिव होगा, क्योंकि दोनों रैंक को सेम होना है। एक पॉजिटिव आ गया तो दूसरा भी पॉजिटिव पक्का आएगा। ए चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो, उसके बारे में नहीं, मेरे पास बी की साइड से रैंक जो है वो पॉजिटिव आएगा। रैंक पॉजिटिव बी की साइड से आएगा तो मेरे पास रैंक ऑफ ए भी क्या होना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो यहाँ से जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया भाई। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आया भी। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस हैव जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में इक्वल टू दिस। भाई मेरे को ये बताना है इनमें से कौन सी जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो मेरे पास इस मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, मींस किस मैट्रिक्स की जो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, ये वाली जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म आएगी। दैट्स क्लियर, इतना बताना है भाई। और इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर मैं बात करूं तो यहां से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के अंदर क्या होता है, जो मेरे पास आइगन वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी डायगोनल पर होती हैं। तो इसकी सारी की सारी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 0 0 0 के बराबर है, मतलब सारी की सारी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो मेरे पास 0 0 0 आएंगी। सेकंड थिंग है, मेरे पास यहाँ 1 है, एक सब डायगोनल, मतलब एक मेरे पास से सुपर डायगोनल पर 1 है। इसका मतलब है ये मेरे पास एक 2x2 ऑर्डर का ब्लॉक बना होगा, तभी मेरे पास उसकी जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में 1 आया होगा। मतलब जॉर्डन का जो जेसी फॉर्म है
उसके अंदर जो जॉर्डन ब्लॉक है वो मेरे पास एक तो 2x2 ऑर्डर का है और एक है 1x1 ऑर्डर का। ऐसी मेरे को मैट्रिक्स अब ढूंढ कर लेकर आनी है जिसके अंदर मेरे पास जो जॉर्डन ब्लॉक है वो एक तो 2x2 ऑर्डर का आना चाहिए और एक 1x1 ऑर्डर का। अब उसके लिए मेरे को इसकी CX और MX के बारे में अगर बात करनी पड़ेगी भाई, CX और MX के बारे में। अच्छा, जिसके जितनी MX की पावर होती है कम से कम एक उस ऑर्डर का जरूर मेरे पास क्या होता है भाई, ब्लॉक होता है। अब MX की अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करूं, ये मेरे पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है और निलपोटेंट मैट्रिक्स के अंदर MX क्या होती है भाई, जितनी जितना उसका इंडेक्स होता है। और इस मैट्रिक्स का जो इंडेक्स आएगा, इंडेक्स का क्या मतलब है, वो कम से कम पावर जिस पर ये मैट्रिक्स मेरे पास जीरो बन जाएगी। तो अगर इस मैट्रिक्स का मैं इंडेक्स निकालूं तो मेरे पास अगर मैं इस मैट्रिक्स का स्क्वेयर करूंगा, स्क्वेयर करते ही मेरे पास ये क्या हो जाएगी भाई, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। आप लोग करके देख सकते हो भाई, ये लीजिए। यहां से अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 0 प्लस 0 × 0 प्लस 1 × 0, मेरे पास ये जीरो आ जाएगा। सेम वे से ये जीरो आ जाएगा। अच्छा, लास्ट वाला एलिमेंट अगर जीरो लेकर आना है तो लास्ट वाले सॉरी फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 0 × 1 0, 0 × 0 0, 1 × 0 0, तो ये वाला एलिमेंट भी जीरो आ गया। और बाकी एलिमेंट्स की तो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास ये वाली रो जीरो है तो बाकी एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ से mx मेरे पास क्या आ गई भाई, एक्स स्क्वेयर के बराबर आ गई। और ये मेरे पास एक्स क्यूब है क्योंकि सारी की सारी आइगन वैल्यू जीरो के बराबर है। mx मेरे पास एक्स स्क्वेयर के बराबर आई है, मतलब एक मेरे पास जो जॉर्डन ब्लॉक होगा वो 2x2 ऑर्डर का होगा, बाकी ये जो जॉर्डन ब्लॉक होंगे वो 1x1 ऑर्डर के होंगे। यहाँ से मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है उसकी जो अगर मैं जेसी फॉर्म बनाऊं तो इसके बराबर आएगी भाई। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया भाई। ठीक है। अच्छा, एक जो जेसी फॉर्म है भाई वो इनफाइनाइट मैट्रिसेस की फॉर्म आ सकती है। मतलब एक जो मैट्रिक्स है ना, एक जो जेसी फॉर्म है उसके सिमिलर है, मीन्स उस वो जो जेसी फॉर्म है वो इनफाइनाइट मैट्रिसेस की हो सकती है भाई, इस बात का जरूर ध्यान रख लेना। तो अगर एक ऑप्शन आ गया तो ये मत छोड़कर चले जाना कि अब आगे मीन्स चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास जो जेसी फॉर्म होती है वो यूनिक होती है, ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा, मैट्रिक्स है उसकी जो जेसी फॉर्म होती है वो यूनिक होती है, लेकिन जो जेसी फॉर्म है वो इनफाइनाइट मैट्रिसेस के सिमिलर होती है भाई। ठीक है, मतलब जो जेसी फॉर्म है वो इनफाइनाइट मैट्रिसेस के जेसी फॉर्म हो सकती है, लेकिन कोई मैट्रिक्स है उसकी जो जेसी फॉर्म होगी वो लगभग मीन्स अगर उसकी CX और MX दी गई है तो वो यूनिक होती है। अगर उसकी CX और MX नहीं दिया गया फिर हम कुछ नहीं कह सकते भाई। ठीक है ना, लेकिन अगर CX और MX दिया गया तो फिर वो यूनिक होती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस ये भी मेरे पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है क्योंकि मेरे पास ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और जो भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो मेरे पास क्या होती है भाई, निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। अच्छा, इसकी जो MX आएगी ना, CX तो वही रहेगी, MX एक्स क्यूब, MX आएगी वो भी एक्स स्क्वेयर आएगी। आप लोग इसका प्रोडक्ट करके देख लेना, वो जीरो के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाली जो मैट्रिक्स आएगी उसकी भी जेसी फॉर्म इसके बराबर ही आएगी। सेम वे से इस मैट्रिक्स की भी जो जेसी फॉर्म है वो उसी के बराबर आएगी भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस मैट्रिक्स पर बात करूं ना मैं फोर्थ ऑप्शन के अंदर, तो इसकी जो MX आएगी वो एक्स क्यूब के बराबर आ जाएगी, मतलब CX के बराबर आ जाएगी भाई। मतलब इसकी 3 पावर अगर मैं करूंगा तब जाकर मेरे पास ये जीरो हो पाएगी, अदरवाइज 2 पावर करने पर ये जीरो नहीं हो पाएगी भाई। और जीरो नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब है मेरे पास अगर ये इसकी जैसी फॉर्म होती तो मेरे पास 3x3 ऑर्डर का MX की जो मीन्स डिग्री होती है कम से कम उतने ऑर्डर का एक ब्लॉक जरूर होता है। तो इसमें तो मेरे पास 3x3 ऑर्डर का एक ब्लॉक बन रहा है और उसके अंदर 2x2 ऑर्डर का, मतलब ये वाली जो मैट्रिक्स है उसकी जैसी फॉर्म ये नहीं हो सकती। नहीं हो सकती तो फोर्थ ऑप्शन मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगा भाई।
तो यहाँ से जो ऑप्शन आएगा वो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इसके करेक्ट आएंगे भाई। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज के सेशन का फिर एंड करेंगे भाई। आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यहीं आती है भाई। आप लोग यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।